नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, चंदा चोरी घोटाले में संतों ने उठाए सवाल, घपलों की जांच करवाने की मांग। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना आपस में उलझे, गठबंधन में बड़ी खटास। रामदेव पर न्यौछावर सरकार, निजी शिक्षा बोर्ड के लिए तोड़े नियम कायदे। सिद्धू ने फिर किया कैप्टन अमरिंदर पर हमला, कहा रोज झूठ बोलते हैं। त्रिपुरा में मवेशी ले जा रहे 3 लोगों की पीट कर हत्या, सरकार चुप। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटी गुजारिशें हैं। पहली गुजारिश तो यह है कि सत्य हिंदी को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सत्य हिंदी ना तो कॉरपोरेट से कोई मदद लेता है, न सरकार की तरफ मदद के लिए मुंह फेरता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सत्य हिंदी की सदस्यता योजना को देखिए और उसकी सदस्यता ग्रहण कीजिए। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जिसको क्लिक कर आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी गुजारिश यह है कि सत्य हिंदी का ऐप अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर भी है और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिए लिंक मौजूद है, तो कृपया उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में घपलों को लेकर संत समाज मुखर हो गया है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञान दास की अध्यक्षता में हुई संतों की बैठक में इस कथित घपले की जांच कराए जाने की मांग उठाई गई है। बैठक में रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी दिलीप दास ने कहा, भगवान राम अबोध बालक हैं और उनकी जन्मभूमि के साथ ऐसा काम हो रहा है। 2 रुपए का सामान 25 रुपए में खरीदकर दलाली खाई जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। बैठक में संतों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में जमीन खरीद का विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वामी दिलीप दास ने कहा कि इस मामले में सभी को अपनी आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि श्री राम के अस्तित्व से शुरू हुई व्यवस्था का जो राजनीतिक पार्टियां श्रेय ले रही हैं, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करना होगा। इस दौरान 150 संत बैठक में पहुंचे। वहीं अयोध्या के मेयर के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय को अपनी जमीन 20 लाख में बेचने वाले महंत देवेंद्र नाथ ने अब इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जो कहा उससे पहले ये जान लीजिए कि मेयर के भतीजे ने जो जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी थी, वही ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी थी। इसको लेकर महंत देवेंद्र नाथ ने कहा है कि मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भतीजे दीप नारायण मेरे पास आए थे और जमीन को राम जन्मभूमि मंदिर के लिए लिखने को कहा था। मंदिर ट्रस्ट को सीधे जमीन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट के जिम्मेदार मेरे पास नहीं आए। अगर वे आए होते तो ये जमीन उन्हें उसी कीमत पर लिख देता। मैंने तो राम मंदिर के निर्माण में सहयोग के लिए ही इसे बेच दिया था। जमीन बेचने वाले महंत ने कहा कि अगर किसी ने घपला किया है तो राम लला सब देख रहे हैं। प्रभु राम को ठगने वाला स्वयं भी ठगा जाएगा। तो अब ये अयोध्या की भूमि घोटाले का विवाद बढ़ता जा रहा है और उसके नए पहलू सामने आ रहे हैं, नए घपले सामने आ रहे हैं। जो विवाद पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने की हुई थी, 5 मिनट में जो उसकी कीमत बदल दी गई थी, वहां से ये मामला शुरू हुआ था। फिर उसकी एक और बगल वाली जमीन जो कि केवल 8 करोड़ में लगभग उतनी जमीन थी, उसको खरीदने को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ। फिर चंपत राय पर आरोप लगे, जो कि यहाँ के ट्रस्टी हैं, कि उन्होंने किसी महिला की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, कॉलेज की ज़मीन पर। फिर ये जो अयोध्या के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, उनकी इन तमाम घोटालों में नाम आने लगा कि वो कहीं ना कहीं शामिल हैं और अब उनके भतीजे का भी मामला सामने आ गया है। महंत ने कह दिया है कि मैंने तो 20 लाख रुपए में इसलिए दी थी कि ये राम मंदिर के काम आएगी और उसको 2 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया गया। तो ये आप देखिए कि मंदिर निर्माण के नाम पर किस किस तरह के घोटाले
हो रहे हैं और उसमें तमाम लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वही अमानत में खयानत कर रहे हैं। देश भर के भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने जो चंदा दिया है उससे अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी थैलियां भर रहे हैं, अपने खजाने भर रहे हैं। तो ये सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितना दुखद है कि भक्तों की आस्थाओं का दोहन और शोषण किया जा रहा है, उनकी भावनाओं का शोषण किया जा रहा है और दिखाया ये जा रहा है कि एक पवित्र काम हो रहा है और राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन असल में उसकी आड़ में बहुत सारे लोग अपने अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, अच्छे से जांच होनी चाहिए। ये ना यूपी सरकार ठीक से जांच कर सकती है, न केंद्र सरकार जांच कर सकती है, क्योंकि ये उनके लोग ही इस सब में शामिल हैं। तो ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट जांच हो जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के जरिए हो, तभी मामले के तह तक पहुंचा जा सकता है और भक्तों को सही जानकारी मिल सकती। नहीं तो अभी इसके ऑपरेशन कवर अप शुरू हो जाएगा और कहा जाएगा कि ये बेकार का विवाद खड़ा किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब साफ सुथरा है। इसलिए इस पर नजर रहनी चाहिए। अगली खबर लेते हैं। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद से शिवसेना और कांग्रेस में खटास और बढ़ गई है। ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर महाराष्ट्र में गठबंधन की कोई भी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में जाएगी तो जनता उसे चप्पलों से मारेगी। शिवसेना का कांग्रेस पर यह जुबानी हमला महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बार बार अकेले चुनाव लड़ने की वकालत करने पर सामने आया है। वहीं इसकी प्रतिक्रिया में नाना पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए था और ये 5 साल के लिए हुआ है। ये कोई स्थायी गठजोड़ नहीं है। इसके साथ ही ठाकरे के चप्पल वाले बयान पर पटोले ने कहा कि ठाकरे के बयान में स्पष्टता नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि भाजपा भी अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि पार्टी अकेले लड़ने की बात कर रही है, ये पूरी तरह उन पर निर्भर करता है, लेकिन पहले वो अपनी पार्टी में जारी कंफ्यूजन को खत्म कर लें, क्योंकि एक नेता कहता है अकेले चुनाव लड़ेंगे और बाकी इसके उलट बोलते हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा बनाए जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। दिल्ली में मंगलवार को विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई है। हालांकि इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण राष्ट्र मंच नाम के संगठन की ओर से भेजा गया है, लेकिन ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि एनसीपी के मुखिया शरद पवार इसमें शामिल हो रहे हैं। विपक्षी दलों की इस बैठक को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एंटी बीजेपी फ्रंट या तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये इस खबर के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच जो तकरार चल रही है और वो जो अफवाह चल रही हैं कि शायद शिवसेना अब इस गठबंधन को छोड़ के वापस बीजेपी के साथ जा सकती है। आपको पता है कि बीजेपी के एक विधायक ने अपील की है कि शिवसेना को अब फिर से बीजेपी से हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसकी एजेंसियां शिवसेना के एमएलए को परेशान कर रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं, उनको तरह तरह से उनको तमाम तरह के घोटालों में शामिल बताकर मामलों में फंसा रही हैं। तो उनसे बचने के लिए वो बीजेपी के साथ जाने की वकालत कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसा लगता है कि शिवसेना से थोड़ा डिस्टेंस दिखाना चाहती है और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं कि अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये इन जो गठबंधन है उनके नेताओं को समझना चाहिए और अपने अपने दलों को समझाना चाहिए कि अगर ये सार्वजनिक बयानबाजी होगी तो उससे गठबंधन की छवि खराब होगी और इससे उनके विरोधियों को मौका मिलेगा फायदा उठाने का। तो ये इनके हाईकमान को देखना है। अगर इस तरह का विवाद होता रहा तो ये गठबंधन जल्दी ही टूटने के कगार तक पहुंच सकता है। दूसरी जो खबर है कि शरद पवार एक बैठक कर रहे हैं, राष्ट्रमंच के द्वारा आयोजित उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर से भी उनकी दूसरी मुलाकात दिल्ली में हो चुकी है। तो खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। ये आप कह सकते हैं कि विपक्षी दल अब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी कई वजह है। उनमें उत्साह बढ़ा है। बंगाल के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता गिरी है बड़ी तेजी से, उसकी वजह से केंद्र सरकार की नाकामियां सबको दिख रही हैं और उत्तर प्रदेश और कई अन्य महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव भी होने हैं। तो इन सब के मद्देनजर गतिविधियां बढ़ रही हैं। देखना है कि ये गतिविधियां किस तरह से आकार लेती हैं आने वाले दिनों में। अगली खबर का रुख करते हैं।
बाबा रामदेव पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से मेहरबानी दिखाई है। इसके लिए उसने अपने ही नियम कानून को तोड़ डाला है। सरकार ने अपनी ही स्वायत्त संस्था की सिफारिशों की जानबूझकर अनदेखी की है ताकि रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को निजी परीक्षा बोर्ड की स्थापना करने का मौका दिया जा सके। ये सब अफरा तफरी और बेहद जल्दबाजी में किया गया ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले तमाम फैसले ले लिए जाएं, यानी ये 2-2.5 साल पहले की घटना है। रामदेव का प्रस्तावित भारतीय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों को अपने से जोड़ेगा, अलग पाठ्यक्रम तय करेगा, अलग परीक्षाएं लेगा और अलग सर्टिफिकेट देगा। ये निजी शिक्षा बोर्ड होगा और इसके जरिए वैदिक शिक्षा दी जाएगी। बता दें कि तमाम परीक्षा बोर्ड केंद्र या किसी न किसी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र की सरकार से संचालित होता है। रामदेव का भारतीय शिक्षा बोर्ड देश का पहला निजी बोर्ड होगा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र द्वारा संचालित स्वायत्त संस्था महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने इसका विरोध किया था। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। दरअसल मामला ये है कि केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें इस कोशिश में हैं कि कैसे पूरी शिक्षा का भगवाकरण किया जाए, कैसे उस शिक्षा का स्वदेशीकरण के नाम पर उसमें हिंदुत्व के एजेंडे को डाला जाए, यानी जो पुरानी प्राचीन शिक्षाएं हैं उनको भर दिया जाए और आधुनिक शिक्षा से लोगों को, छात्रों को वंचित किया जाए, उनको पुरातन पंथी बना दिया जाए, मूढ़ मगज बना दिया जाए और वो नई चीज़ों, एक जो वैज्ञानिक दृष्टि होती है उसको बंद कर दिया जाए और ये बताया जाए कि हमारे पास सारा ज्ञान मौजूद था बहुत पहले से ही और आपको कुछ और नया जानने की ज़रूरत नहीं है, वही पढ़ो, वही देश के काम आएगा। और इस तरह से वो पूरे हिंदुस्तान की जो आबादी है उसका भगवाकरण करना चाहते हैं, उनके दिमाग में हिंदुत्व डालना चाहते हैं और ये हम पहले से कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार ने बहुत सारे पाठ्यक्रम बदले हैं, जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें भी ये कोशिश चल ही रही है। तो एक पूरी कोशिश है और इस तरह के निजी शिक्षा बोर्ड जो कि पहला होगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा जो है राज्य सरकारों के रेगुलेशन में होनी चाहिए। निजी बोर्ड बनने लगेंगे, वो मनमानी करने लगेंगे, उन पर कोई रेगुलेशन होगा नहीं और फिर हम देखेंगे कि शिक्षा का जो पतन लगातार हो रहा है वो कहीं रुकने वाला नहीं है, वो और बुरी तरह से नीचे चला जाएगा। और हम जो भविष्य का भारत बनाना चाहते हैं, हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, उसकी संभावनाएं खत्म होती जाएंगी और वहाँ जो इससे विनाश होगा इस सत्ता के जाने के बाद उसको संभालने में भी फिर बरसों लग जाएंगे। तो ये दुखद है। और सरकार का रामदेव प्रेम तो आप जानते ही हैं कि उनके कोरोनिल के लिए तमाम मंत्री प्रचार के लिए जुट जाते हैं, पूरी सरकार उनके साथ आ जाती है और उनकी मदद करती है एक फ्रॉड दवाई को बेचने में, फर्जी दवाई को बेचने में। और अब ये हम देख रहे हैं, तो ये पुराना साथ है बीजेपी का, बीजेपी के वो अंग हैं और ये मिली जुली जो फायदे की रणनीति है उसमें एक दूसरे के काम आ रहे हैं। ये बड़ा लेकिन इससे देश का नुकसान हो रहा है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगली खबर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटाने के कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की मांग वाली बात को अभी खारिज किया है। सिद्धू ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए ताज़ा इंटरव्यू में एक बार फिर से अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा कि अमरिंदर सिंह हर दिन झूठ बोलते हैं। माना जा रहा था कि पार्टी आला कमान द्वारा बनाए गए पैनल के सामने पेशी होने के बाद सिद्धू कम से कम मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन सिद्धू ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पीके के उनसे 60 बार मिलने के बाद ही वो कांग्रेस में शामिल हुए और वो किशोर को बता चुके थे कि उनका एजेंडा प्रो पंजाब है और वो आज भी इस एजेंडे पर टिके हुए हैं। सिद्धू ने कहा कि उनकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। सिद्धू ने अपनी सियासी अहमियत का बखान करते हुए कहा कि उन्होंने 56 सीटों पर प्रचार किया था और पार्टी को 54 सीटों पर जीत मिली और माजा इलाके की 24 में से 23 सीटों पर कांग्रेस जीती। इस बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि कल उनकी मुलाकात पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच अब आर पार की लड़ाई हो गई है। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने
हर तरह से सारे अनुशासनों को तोड़ते हुए अमरिंदर सिंह पर हमले शुरू कर दिए हैं। और ये भी लगता है कि उन्होंने लगता है ये अपनी वैकल्पिक कोई व्यवस्था कर ली है, शायद वो बीजेपी में लौट रहे हों या कुछ और विकल्प ढूंढ रहे हों या ढूंढ लिया हो, और अब उन्हें ये एहसास हो गया है कि आला कमान से उन्हें वो नहीं मिल पाएगा जो चाहते हैं। शायद वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या कोई और बड़ा ओहदा चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिला है, और उसकी वजह से वो छटपटा रहे हैं, बेचैन हैं, और ये भी देख रहे हैं कि चूंकि ये चुनाव जो है उसमें अमरिंदर सिंह लीड कर रहे हैं और पार्टी की जीत भी लगभग अभी तक तय मानी जा रही, जो हालात अभी पंजाब में राजनीति के जो समीकरण है उसको देखते हुए, इसलिए सिद्धू जो है अभी से अपनी चालें चल रहे हैं। अभी से क्या, पिछले 2-2.5 साल से वो लगातार पीछे पड़े हुए हैं। अब शायद पानी सिर के ऊपर जा रहा है और आला कमान को तय करना पड़ेगा कि सिद्धू को अनुशासित करने के लिए क्या किया जाए। अगर वो अनुशासित नहीं होते हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव के पहले इस तरह का अंतरकलह लंबा खींच रहा है तो वो पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स पर असर डाल सकता है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में मवेशी ले जा रहे 3 लोगों को उत्तेजित स्थानीय लोगों ने पीट कर मार डाला। मारे गए लोगों के नाम हैं जायद हुसैन, बिलाल मियां और सैफुल इस्लाम। खोवाई जिले के वरिष्ठ पुलिस सुपरिटेंडेंट किरण कुमार ने इस वारदात की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि रविवार को एक ट्रक में 5 जानवरों को ले जाते हुए देखने के बाद नमन जायपौड़ा गांव के लोगों ने उनका पीछा किया और उत्तरी महारानीपुर गांव के पास उन्हें पकड़ लिया। इन लोगों ने मवेशियों के साथ पकड़े गए लोगों को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान जायद हुसैन और बिलाल मियां की मौत हो गई, लेकिन सैफुल भाग निकला। लेकिन उत्तरी महारानीपुर के पास एक दूसरी बस्ती मंगिया कामी के पास सैफुल को भी पकड़ लिया गया और पीट कर उसे भी मार डाला गया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सोनाचरण जमातिया ने बीबीसी से कहा है कि मामले की जानकारी मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस तीनों को अगरतला के जीबीपी अस्पताल ले गई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीपीआईएम ने बयान जारी करके कहा कि इस हादसे से साफ होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। पार्टी ने कहा है कि जब से राज्य में बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनी है तब से राज्य में इस तरह की घटनाएं एकदम से बढ़ गई हैं, और ये सच्चाई है। अभी 26 पत्रकारों पर हमलों की रिपोर्ट हमने कुछ दिन पहले आपको बताई ही थी। लगातार हिंसा हो रही है। कांग्रेसी, सीपीएम और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले किए जा रहे हैं, और अब ये मॉब लिंचिंग के भी केस वहां पर लगातार सामने आ रहे हैं, और त्रिपुरा सरकार इन तमाम मोर्चों पर कुछ कर नहीं पा रही, उसकी नाकामी साफ दिख रही है। तो त्रिपुरा जो बीजेपी के नेता हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं और पार्टी जो है वो बंगाल में हिंसा पर इतना शोर मचा रही है, पूरे देश उसने अपने सिर पर उठा लिया है कि पोस्ट पोल वायलेंस में उसके इतने लोग मारे गए और ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन त्रिपुरा में जो हिंसा हो रही है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि वहाँ उनका अपना गवर्नर है, उनकी अपनी सरकार है, और उसके मामले में वो अपनी जुबान सी रखे हैं। तो ये एक दोगलापन है, दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड है जो बीजेपी की इस पॉलिसी में देखा जा सकता है। बहरहाल ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।